टैजोबैक्टम, सीफेपाइन या फिर सीफेपाइन 1 से 2 ग्राम आएगी। हाँ जी जी, तो पेशेंट भी तो मरने की हालत में है। ये तुम्हारा मॉडरेट केस और माइल्ड केस नहीं है, ये है स्यूडोमोनास, और स्यूडोमोनास का इन्फेक्शन अभी देखे नहीं हो। ये तुम्हारा आईसीयू का और स्यूडोमोनास केस है जब कल्चर में आता है, और कभी फ्यूचर में देखो। ठीक है, मेरा यकीन करिए कितना आप दे सकते हो। आप मुझ पर भरोसा करें, हम लिख लें, और कभी फ्यूचर में जब जरूरत पड़ेगी, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब फ्यूचर में कोई ज़रूरत पड़ेगी तो रवि शुक्ला को याद करना और 4.5 ग्राम लगा देना। तो पिप्रासिलिन और टैजोबैक्टम 4.5 ग्राम IV पर 6 आवरली। फिर सीफेपाइन 1 से 2 ग्राम, सीफेपाइन 1 से 2 ग्राम IV पर 12 आवरली देना है इसको। IV पर 12 आवरली। आप ये बताइए कि जो एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे अगर हम लोग रूल रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, ये टैजोबैक्टम किस स्टेज में लिखा हुआ है? यहाँ शायद निमोनिया के सबसे खतरनाक स्टेज में लिखा हुआ है, सबसे लास्ट स्टेज ये है। और आप जब क्लिनिकल मार्केट में जहाँ आप काम कर रहे हैं, जहाँ आप जाते हैं, या आप बताओ जिसके पास स्टोर है, कितने हल्के हल्के केसेस में टैजोबैक्टम यूज किया जा रहा है? शायद पहले ही अटेम्प्ट में टैजोबैक्टम यूज कर देते हैं। हो रहा है, नहीं हो रहा है? वो तुम्हारे यहाँ जो आते हैं वो आईसीयू के केस नहीं आते हैं। जो आशीष तुम्हारे यहाँ जो मेडिकल पे आते हैं वो आईसीयू के पेशेंट नहीं आते हैं। आईसीयू के पास अपनी ड्रग्स हैं और वो वहाँ यूज करते हैं। तुम्हारे यहाँ जो आते हैं वो आईपीडी के पेशेंट आते हैं, नॉन आईसीयू के पेशेंट आते हैं, और आईसीयू की डोज अलग होती है, उनके अलग सिस्टम है। और ये केस जब बैक्टीरिया सेप्टिसीमिक केसेस में पहुंच जाते हैं, और दूसरी बात जब स्यूडोमोनास ऐसा एक खतरनाक बैक्टीरिया है कि हर ड्रग से रेजिस्टेंट होता है, कोई एंटीबायोटिक इस पे काम नहीं करता है, तो ऐसे केसेस में हमें हाई डोज यूज करना पड़ता है। दूसरी चीज मैं जो बताना चाह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ड्रग एब्यूज कितना होता है। मैं वो सिखाना चाह रहा हूँ कि हम लोग सिस्टम वाइज स्टेप बाय स्टेप पढ़ते आ रहे हैं, और सबसे लास्ट स्टेज पे टैजोबैक्टम हमें मिल रहा है। लेकिन आज मार्केट में चले जाइए और अच्छे अच्छे एमडी फिजिशियंस, आप वो CRB 65 छोड़िए, वो काखागा तक नहीं पढ़ते हैं, और फर्स्ट ही केस में, माइल्ड ही केस में टैजोबैक्टम लगाकर और आपको ठीक कर देते हैं 2 दिन में। तो ये क्या है? ये ड्रग एब्यूज है। और ये धीरे धीरे अगर आप डायरेक्ट किसी को टैजोबैक्टम से रजिस्टर करा रहे हैं तो उसके नीचे की एंटीबायोटिक्स कभी उस पर काम नहीं करने वाली है। तो ये सब क्या है? ड्रग रेजिस्टेंस की दुकानें हैं, जो डॉक्टर्स अपने आप को रिजल्ट चाहते हैं तुरंत, और पेशेंट चाहता है कि मैं डॉक्टर के छूते ही अमर हो जाऊं। उसकी भी गलतियां बहुत हैं। अगर दो डोज से तीसरी डोज खानी पड़ती है तो तुरंत डॉक्टर चेंज कर देता है, तो उसकी भी गलती बहुत है। और उस लालच के चक्कर में कि पेशेंट हमें छोड़ ना जाए, उस लालच के चक्कर में जो डॉक्टर्स हैं वो डायरेक्ट ऐसी दवा देते हैं कि तुम पहली डोज में हिल जाओगे। तो ये सारी चीज़ें चेंज करना है थोड़ा बहुत, जहाँ तक हो सके वहाँ तक हाथ संभाल कर, अपना कलम संभाल कर चलाएं, क्योंकि हमारे पास यही ड्रग्स है, इनके सिवा कुछ है नहीं। लास्ट अगर टैजोबैक्टम काम करना बंद कर दे तो आपके पास सॉरी कहने के सिवा कुछ नहीं बचता है।
वॉइस ऑफ करो, वॉइस ऑफ करो। कौन है? पिप्रासिलिन, टैजोबैक्टम, सीफेपाइन। और सीफेपाइन 1 से 2 ग्राम आईवी या फिर इमीपेनम यूज होता है, या फिर और इमीपेनम और इमीपेनम 500 mg IV 6 आवरली दिया जाता है। इमीपेनम 500 mg आवरली, 500 mg IV 6 आवरली। या फिर मेरोपेनम यूज कर सकते हो। और ये सब नाम इसलिए लिख रहा हूं कि आपको पता चले कि ये जो ड्रग्स इतने आसानी से लोग चलाते रहते हैं, किस स्टेज में आखिर में किताबों में लिखा है। मेरोपेनम 1 ग्राम IV 8 आवरली, 1 ग्राम IV पर 8 आवरली मेरोपेनम। अब इन ड्रग्स के साथ इनमें से कोई एक इंजेक्शन लगाओगे। इन ड्रग्स के साथ सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इंजेक्शन लगाओगे या फिर लियोफ्लॉक्सासिन का इंजेक्शन और दोगे। इनके साथ इंजेक्शन सिप्रोफ्लॉक्सासिन 400 mg IV, 400 mg IV, ये 12 आवरली लगेगा प्रति 12 घंटे पर। या फिर लियोफ्लॉक्सासिन, इन दोनों में से कोई एक और सपोर्टिव चलाओगे। लियोफ्लॉक्सासिन 750 mg IV OD दिया जाता है इसको। लियोफ्लॉक्सासिन 750 mg OD। जो ये पहला रेजिमेंट है, इनमें से कोई एक दोगे। या फिर दूसरा रेजिमेंट जो है, अगर ये काम करना ना कर पाए तो एक रेजिमेंट और है जो स्यूडोमोनास में हम लोग अप्लाई करते हैं। आप कोई भी एक बीटा लैक्टम अमीनोग्लाइकोसिड, एक्चुअली ये अमीनो बीटा लैक्टम की अमीनोग्लाइकोसिड्स ग्रुप की दवाइयाँ हैं। अमीनोग्लाइकोसिड्स बीटा लैक्टम अमीनोग्लाइकोसिड। अमीकासीन इंजेक्शन। अमीकासीन 15 mg पर kg देना है। 15 mg पर kg। पेशेंट कितने किलोग्राम का है उस हिसाब से हम लोग डोज तय करेंगे। 1 किलोग्राम पे 15 mg, मतलब अगर पेशेंट 50 किलो का है तो 15 धामा 150 और 150 पंचे कितना हो जाएगा। इसका किसके पास कैलकुलेटर हो या उसका पर्सनल सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो, तो ये लगभग
किसका माना जाए, किसका सेरेब्रल कॉर्टेक्स ज्यादा अच्छा है? 750 mg। तो 50 किलोग्राम के लिए 750 mg, सब मिलाकर 15 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हमें एमिकासीन यूज करना है। ओडी में दिया जाता है इसको, ओडी में, या फिर टोब्रामाइसिन, या फिर इंजेक्शन टोब्रामाइसिन। 1.7 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से टोब्रामाइसिन दिया जाता है। 1.7 mg पर केजी ओडी। टोब्रामाइसिन ये भी इंजेक्शन है। और साथ में इन इंजेक्शन के साथ में एजिथ्रोमाइसिन भी देंगे। इनमें से कोई एक इंजेक्शन और इनके साथ साथ एजिथ्रोमाइसिन भी देंगे। ये हो गया सेकेंड रेजिमन। ये भी नहीं काम करता है तो आपको थर्ड रेजिमन यूज करना है जी। हाँ हाँ हाँ, डोज बढ़ाने के लिए, डोज बढ़ाने के लिए, एक्शन बढ़ाने के लिए। जैसे एग्जांपल छोटा सा, अगर आप अपना ट्रैक्टर लेके जा रहे हो, कीचड़ में फंस गया, अकेले नहीं ढकेल पा रहे हो, तो एक लोग को और हेल्प ले लिए, और उससे भी नहीं हो पा रहा है तो एक लोग और हेल्प ले लिए, तो 3 एंटीबायोटिक। तो ये सब क्या है? एंटीबायोटिक्स हैं। थर्ड रेजिमन भी है, अगर सेकंड रेजिमन काम ना आए स्यूडोमोनास इंजेक्शन में, तो थर्ड रेजिमन में कोई एक बीटा लैक्टम, कोई एक बीटा लैक्टम कराओगे, प्लस बीटा लैक्टम ऊपर जो ड्रग्स नाम लिखाई हैं उनमें से कोई एक, प्लस अमीनोग्लाइकोसिड जो अभी हम लोग लिख रहे थे अमीकासिन, और प्लस अमीनो ग्लाइकोसिड। कौन कौन से? एक अमीकासिन लिखवाया और एक टोब्रामाइसिन। तो उनमें से कोई एक अमीनोग्लाइकोसिड, कोई एक लोगे। एक बीटा लैक्टम हो गया, एक अमीनोग्लाइकोसिड हो गया, और इसमें और नहीं लग रहा है, और है एंड, प्लस एक और एंटी न्यूमोकोकल फ्लोरोक्विनोलोन, जो ऊपर हम लोग लिख रहे थे पेपरासिलिन टैजोबैक्टम ऐसी ड्रग्स, एंटी न्यूमोकोकल, सॉरी एंटी फ्लोरोक्विनोलोन, लियोफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, वो सारी। तो एक कोई फ्लोरोक्विनोलोन भी, फ्लोरो। अब यहां कितनी एंटीबायोटिक होगी? 3 ग्रुप की दवाइयां यहां आ गई। बीटा लैक्टम ग्रुप की दवाइयां आ गई, अमीनोग्लाइकोसिड के ग्रुप की दवाई आ गई, फ्लोरोक्विनोलोन। अब यहाँ 3 एंटीबायोटिक आ गई, मतलब 2 से नहीं हो पा रहा था तो अब 3 लोग काम कर रहे हैं। अब इनकी डोज तय करिए। अगर आप डोज ज़्यादा लगता है कि डोज कैसे हो गया इतना ज़्यादा, अब कैसे तय करोगे? ये तो बहुत है। तो बात होती है कि पेशेंट के कंडीशन की। तो यहाँ
लास्ट स्टेज है और यहाँ हम लोग 3 ड्रग यूज करना शुरू कर देते हैं। तो ये है स्यूडोमोनास। फिर अगर कम्युनिटी एसोसिएटेड MRSA है, बैक्टीरिया कम्युनिटी एसोसिएटेड MRSA मतलब मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, यही था। ये MRSA एक्चुअली ये एक बैक्टीरिया है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। बहुत ही सीवियर, बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया है। जितने भी एंटीबायोटिक है सबसे रेजिस्टेंट होता है, कोई ही एंटीबायोटिक इस पे काम कर पाता है शायद। तो MRSA का इन्फेक्शन बहुत खतरनाक माना जाता है और हॉस्पिटल एक्वायर्ड ज़्यादातर होता है MRSA। लेकिन हम लोग अभी लिख रहे हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड के बारे में, हम लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। हम लोग लिख रहे हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड MRSA। अगर कम्युनिटी से कोई लेकर आया है और हम लोग जब उसका क्या कराते हैं, कल्चर कराते हैं और उसमें MRSA का इन्फेक्शन आता है, तो हमें कौन सा इंजेक्शन ऐड कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पहले प्रिस्क्रिप्शन चल रहा था चलेगा वही, लेकिन एक दो इंजेक्शन है जो हम और ऐड करेंगे। तो अगर ये केस है तो हमें एक दो इंजेक्शन और ऐड करना है उस प्रिस्क्रिप्शन में जो पहले चल रहा था। लाइनिजोलिड, अगर आप एंटीबायोटिक वाले नोट्स देखोगे तो ये सारे एंटीबायोटिक वहाँ लिखवाया गया है एक ही चार्ट पे। लाइनिजोलिड कहाँ मिलता है, किस ग्रुप में है, ये सब वहाँ है। लाइनिजोलिड 600 mg IV 12 आवर पे, 600 mg IV पर 12 आवरली, 600 mg IV पर 12 आवरली। या फिर वैंकोमाइसिन और वैंकोमाइसिन 1 ग्राम IV पर 12 आवरली, पर 12 आवरली। ये सब एडल्ट डोज हैं, कहीं 6 महीने 1 साल के बच्चे में सब लगा दो। वैंकोमाइसिन 1 ग्राम IV। एक बात याद रखना, जो हम लोग लेक्चर पढ़ रहे हैं ये मेडिसिन का लेक्चर है, ये पीडिया का लेक्चर नहीं है। तो जो यहाँ चीज़ें बताई जा रही हैं वो और मेडिसिन होता है एडल्ट लोगों के लिए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एडल्ट के बारे में, ये पीडियाट्रिक लेक्चर नहीं है। तो उनके डोजेज ये सब नहीं है, उनके डोजेज अलग होंगे, तो उन पे ये सब अप्लाई नहीं करना है। तो CA MRSA में हम लोग ऐड कर देते हैं लाइनिजोलिड और वैंकोमाइसिन। तो इतने जी सिम्टम डिपेंडेंसी, डेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। सिम्टम डिपेंडेंसी, अगर सिम्टम अच्छे जा रहे हैं, अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो आप ड्रग यूज़ करते हैं। अगर एक दो दिन देने पर, 1-2 डोज देने पर नहीं सिम्टम इम्प्रूव हो रहा है तो आप चेंज कर देते हैं। तो इसमें कोई डेज का डेफिनेशन नहीं है डोजेज। तो इतनी सारी एंटीबायोटिक जो सबसे हाई पावर, सबसे छोटे पावर से लेकर सबसे हाई पावर तक एंटीबायोटिक हम लोग पढ़ते चले आए हैं। और इन पूरे एंटीबायोटिक यूज में हमेशा ड्रग एब्यूज़ का जरूर ध्यान रखो। कोई भी ड्रग यूज कर रहे हो तो उसके पीछे एब्यूज़ नहीं होना चाहिए। एब्यूज़ मतलब एब यूज, जो यूज है उसके आगे ऐब लग जाए। ऐब मतलब बुराई, उर्दू में ऐब कहते हैं बुराई को। तो जब ऐब यूज होने लगे तब वो क्या है, बुरा प्रयोग। उसी को अंग्रेज लोग क्या कर गए, ऐब यूज, और उसको सीख कर गए हैं इंडिया से। उर्दू हिंदी सब लेकर गए यहाँ से, तुम लोग अंग्रेजी सीखो बैठ के। तो ये था एंटीबायोटिक जो निमोनिया का रूट कॉज को तोड़ रहा था। फिर और इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं,
और क्या क्या यूज करना चाहिए। पेशेंट इसमें क्या जाता है, हाइपोटेंशन में जाता है, तो आप क्या करते हो, पहला एंटीबायोटिक यूज करते हो, दूसरा पेशेंट को 2-3 बातें हैं। हाइपोटेंशन वाला क्राइटेरिया तो पता है कि हाइपोटेंशन में क्यों जाता है, यहाँ का जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है यहाँ आ जाता है, दूसरा फीवर होता है तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होता है उसको, तो उस वजह से हाइपोटेंशन में जाता है। और हाइपोटेंशन में जाने से ट्रीटमेंट हम उसका करेंगे उस हाइपोटेंशन का, फ्लूइड थेरेपी, फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन, फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन। जिनको सीवियर इलनेस है या फिर वॉमिटिंग ऐड है सिम्टम में, उनके लिए ये क्यों है, और हाइपोटेंशन, अगर पेशेंट हाइपोटेंशन में है, वॉमिटिंग अगर ज़्यादा कर रहा है इन्फेक्शन में, या फिर सीवियर इलनेस में है, मतलब 3rd स्टेज में है, तो आईवी देना ज़्यादा जरूरी है, फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन। फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन फॉर हाइपोटेंशन, अगर हाइपोटेंशन में मरीज है, अगर उसका ब्लड प्रेशर लो